हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी भाषा से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी के अलावा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और 2 बोलियां आती है, वह है बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है। इसके अलावा कौरवी जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, खड़ी बोली का मूल नाम रहा कौरवी। हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहा जाता है, और बुंदेली। ठीक है, कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ये तीनों जो बोलियां रही है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इसके अलावा ब्रजभाषा और कन्नौजी बोलियां भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। यानी पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हो गई? तो खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा रही, जिस प्रकार पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा रही। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वी हिंदी की बोलियां इनमें से कौन सी? अभी ही बताया मैंने इससे पिछले वाले प्रश्न में। पूर्वी हिंदी की बोलियां रही अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ना, तीनों विकल्प है, इसमें सभी बोलियां मिक्स है, इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करते हैं। आगे ऐसे कई प्रश्न है जहाँ पे सभी बोलियों की चर्चा लगभग हो जाएगी, सभी उपभाषाओं, सभी बोलियों की चर्चा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी रहा। ये पश्चिमी हिंदी की बोली रही। इसके अलावा खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या रहा? तो पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम रहा ढूंढानी। ठीक है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहा जाता है, ढूंढाड़ी या जयपुरी, जयपुरी भी कह सकते हैं। इसका क्षेत्र रहा, मतलब जिस क्षेत्र में ढूंढाड़ी या फिर जयपुरी बोली बोली जाती है, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी का एक अन्य नाम वह रहा मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली का क्षेत्र है जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर। उत्तरी राजस्थानी का जो अन्य नाम रहा मेवाती। मेवाती उत्तरी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, और मेवाती बोली का क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास का क्षेत्र। दक्षिणी राजस्थानी का एक अन्य नाम है मालवी, और इसका क्षेत्र रहा इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन होता है? तो ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन होता है। ब्रजभाषा सौरसनी अपभ्रंश से विकसित बोली रही। इसका मुख्य केंद्र रहा मथुरा। इसके अलावा अन्य क्षेत्र है जहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। यह कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा रही, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य ज्यादातर ब्रजभाषा में ही रचे गए। भक्ति काल और रीतिकालीन रचनाएं मुख्यतः ब्रजभाषा में ही रची गई। इसके अलावा सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सभी ब्रजभाषा के महत्वपूर्ण कवि रहे जिन्होंने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं की। ब्रजभाषा देश के बाहर ताजुबेकिस्तान में भी बोली जाती है। ब्रजभाषा देश के बाहर ताजुबेकिस्तान में भी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य। भोजपुरी बोली का अन्य क्षेत्र रहा जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, चंपारण, सारण इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी क्षेत्र की जितनी भी बोलियां उसमें भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है।
भोजपुरी बोली के रचनाकार है भिखारी ठाकुर। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर तथा भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। महेंद्र मिश्रा भी भोजपुरी बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। इसके अलावा भोजपुरी बोली हिंदी भाषा की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रीय हिंदी फिल्म बनती है। ठीक है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी की बोली है। कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौरवी या फिर खड़ी बोली दोनों एक ही है। और मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है बघेली किस उपभाषा की बोली रही? तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा रही। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी की बोलियां रही खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, बांगरू या फिर हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है। बिहारी हिंदी की बोलियां रहती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। और राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती, मालवी। जयपुरी या फिर ढूंढानी दोनों एक ही है। अगला प्रश्न देखेंगे पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। ठीक है। तो बांगरू बोली रहती है राजस्थानी हिंदी की, जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है। बुंदेली है पश्चिमी हिंदी की बोली और खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी की बोली। ठीक है। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली किस भाषा की रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली ब्रज भाषा की रचना है। यहाँ पे अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है तथा मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। भोजपुरी, मगही और मैथिली किसकी बोलियां हैं? तो किस हिंदी की बोलियां हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो ये बिहारी हिंदी से संबंधित है, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में रची गई? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में रची गई। ठीक है। जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक बोली के रूप में हम पढ़ते हैं। सूफी काव्य तथा राम भक्ति काव्य की रचना अवधी में ही रची गई। इसके अलावा मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, राम सनेही ये सभी रचनाकार अवधी के प्रमुख कवि रहे। ठीक है। अवधी की ये प्रसिद्ध रचनाकार रहे। अवधी की पहली रचना चंदायन को माना जाता है। अवधी की पहली रचना चंदायन को माना जाता है। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो अवधी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है या बिहार में बोली जाती है, बिहार की बोली है। या इसका मुख्य केंद्र रहा, मैथिली का मुख्य केंद्र रहा मिथिला। इसके अलावा यह मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली रही। ठीक है। इसका प्रमुख क्षेत्र रहा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और आसपास का क्षेत्र। मैथिली में साहित्य रचना प्राचीन काल से ही हो रही है, परंतु मैथिली बोली की प्रसिद्धि में विद्यापति का एक प्रमुख स्थान रहा है। मैथिली से संबंधित कुछ प्रमुख साहित्यकार रहे नागार्जुन, गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा। आगे बढ़ेंगे। बोली किसकी इकाई है? तो बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यदि किसी बोली में किसी साहित्य की रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा कहलाने लगती है। ठीक है। इसी प्रकार जब किसी उपभाषा को कोई साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा एक सर्वमान्य रूप प्रदान करता है, एक उच्च स्थान प्रदान करता है अपने साहित्य के द्वारा तथा उसका क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। वही उपभाषा भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती है, उसी प्रकार एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विभाषा किसे कहते हैं? तो एक छोटे क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक फैला हुआ होता है, अधिक विस्तृत होता है बोली की अपेक्षा। यह एक क्षेत्र या प्रांत में प्रचलित होती है। हिंदी की महत्वपूर्ण विभाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, खड़ी बोली, भोजपुरी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। अगला प्रश्न देखेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या रही? तो तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा रही ब्रजभाषा। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। वैदिक संस्कृत हो, चाहे लौकिक संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो या फिर अपभ्रंश हो, ऐसे किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है, ठीक है। हमारी भाषा का नाम जो है हिंदी, यह ईरानियों की देन माना जाता है। संस्कृत की सध्वनि, जैसे संस्कृत में जो सध्वनि होती है वो फारसी में ह बोली जाती है। ईरानियों के अनुसार सप्ताह हफ्ता बोला जाएगा, असुर अहुर बोला जाएगा, सिंधु हिंदू बोला जाएगा, ठीक है। भारतवर्ष के पश्चिमी सीमा में एक प्रसिद्ध नदी बहती है, सिंधु नदी। ईरानी सिंधु नदी को हिंदू कहते थे क्योंकि संस्कृत का जो सध्वनि है वो फारसी में ह बोला जाता है, इस प्रकार वे सिंधु को हिंदू बोला करते थे। हिंदू से हिंद शब्द बना। इसी प्रकार सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा बाद में, और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। इसी प्रकार हिंदी की भाषा हिंदी कहलाई। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से होता है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही होता है। देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा जानते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। इसी प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है, ये पूछा भी जाता है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। ये भी एग्जाम में आता है कि देवनागरी लिपि कैसी है, वर्णनात्मक है या अक्षरात्मक है? तो यह एक अक्षरात्मक लिपि है। यह जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। देवनागरी लिपि को लोकनगरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी रही, ठीक है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।